गहराई में उतरेंगे। जी बिल्कुल। हमारे पास कई स्रोतों से जानकारी आई है, जैसे नियुक्तियां हैं, वैश्विक रैंकिंग, रक्षा, पर्यावरण, खेल और अंतर्राष्ट्रीय रिश्ते भी। तो इन सब को मिलाकर देखेंगे कि क्या तस्वीर उभरती है। बिल्कुल। और हमारा मकसद सिर्फ खबरें बताना नहीं है, बल्कि उनके पीछे के मायने, उनका असर और उनसे जुड़े आप कह सकते हैं दिलचस्प पहलुओं को समझना और समझाना है। हाँ, ताकि श्रोता सिर्फ सूचित ना हो बल्कि विषय की नब्ज पकड़ सकें। सही कहा। तो फिर देर किस बात की, चलिए शुरू करते हैं कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियों और सम्मानों के साथ। सबसे पहले कॉर्पोरेट जगत की बात करते हैं। फिक्की यानी भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। जी हाँ, मिस्टर आनंद गोयनका अब वो फिक्की की कमान संभालेंगे। इन्होंने हर्षवर्धन अग्रवाल की जगह ली है। अच्छा। और देखिए, एफआईसीसी भारत के उद्योग जगत की एक प्रमुख आवाज है, तो ये नियुक्ति व्यापार नीति और आर्थिक दिशा के लिहाज से काफी अहमियत रखती है। और पर्यावरण संरक्षण की दुनिया से भी एक बड़ी खबर है। विवेक मेनन, जो वाइल्ड लाइफ ट्रस्ट ऑफ इंडिया के सह संस्थापक हैं, उन्हें IUCN स्पीशीज सर्वाइवल कमीशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये क्यों खास है? ये इसलिए बेहद खास है क्योंकि विवेक मेनन इस प्रतिष्ठित पद पर पहुंचने वाले पहले एशियाई हैं। ओह, पहले एशियाई। जी हाँ। IUCN मतलब इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये वैश्विक स्तर पर प्रजातियों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी संस्था मानी जाती है। हम्म। तो उनका ये जो कार्यकाल है 2025 से 2029 तक, ये एशिया में वन्यजीव संरक्षण के प्रयासों को कह सकते हैं एक नई दिशा दे सकता है। अच्छा, अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो IMF, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, वहां भी एक नई भूमिका बनाई गई है। सही कहा। डैनियल केंथ को IMF का पहला उप प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। क्रिस्टलिना जॉर्जीवा तो प्रबंध निदेशक बनी हुई हैं। जी। IMF वैश्विक आर्थिक स्थिरता में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और ये जो नया पद बना है पहला उप प्रबंध निदेशक का, ये शायद बढ़ती वैश्विक आर्थिक चुनौतियों के प्रबंधन के लिए ही किया गया होगा। मुमकिन है। और भारत के लिए एक और सकारात्मक खबर संयुक्त राष्ट्र से है। भारत फिर से UNHRC का सदस्य चुना गया है। जी, और ये 7वीं बार है जब भारत को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद मतलब UNHRC के लिए चुना गया है। 7वीं बार? हाँ, इस बार 2026 से 28 के कार्यकाल के लिए। UNHRC दुनिया भर में मानवाधिकारों की निगरानी और सुरक्षा के लिए UN की प्रमुख संस्था है, और इसमें भारत की लगातार मौजूदगी वैश्विक मंच पर उसकी भूमिका को दर्शाती है। इसमें कुल 47 सदस्य होते हैं। जी। अच्छा, यूनेस्को, जो शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के क्षेत्र में काम करती है, UN की संस्था है, उसके भी नए प्रमुख चुने गए हैं। हाँ, मिस्र के मिस्टर खालिद एल इनानी, वो अब यूनेस्को के नए महानिदेशक होंगे। और दिलचस्प बात यह है कि वे इस पद पर पहुंचने वाले पहले मिस्रवासी हैं। पहले मिस्रवासी यूनेस्को हेड। जी। ये नियुक्ति सांस्कृतिक कूटनीति और वैश्विक सहयोग के लिहाज से महत्वपूर्ण हो सकती है। उद्योगों की बात पर वापस आते हैं। हिंदुस्तान शिपयार्ड्स लिमिटेड HSL, उसको मिनी रत्न का दर्जा मिला है। ये क्या मायने रखता है किसी कंपनी के लिए? देखिए, मिनी रत्न का दर्जा उन पब्लिक सेक्टर कंपनियों को दिया जाता है जो लगातार मुनाफा कमा रही हों और जिनकी नेटवर्थ मतलब कुल संपत्ति सकारात्मक हो। अच्छा। तो HSL के लिए ये बड़ी उपलब्धि है क्योंकि इसने करीब 40 साल बाद सकारात्मक नेटवर्थ हासिल की है। 40 साल? जी, ये दर्जा कंपनी को संचालन और वित्तीय मामलों में ज्यादा स्वायत्तता मतलब ऑटोनॉमी देता है। इससे वो बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। और हाँ, ये भी याद रखना चाहिए कि जून में 3 और रक्षा क्षेत्र की कंपनियों MIL, AVNL और IOL को भी मिनी रत्न श्रेणी 1 का दर्जा मिला था। तो ये एक ट्रेंड जैसा लग रहा है डिफेंस PSUs के लिए। हाँ, कह सकते हैं। अब अकादमिक दुनिया का रुख करते हैं। गणित का प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार 2025 किसे मिला है? ये सम्मान जापान के गणितज्ञ मसाकी काशीवारा को मिला है। उनका बीजगणितीय विश्लेषण में जो अभूतपूर्व योगदान रहा है उसके लिए। मसाकी काशीवारा? जी, और वे ये पुरस्कार जीतने वाले पहले जापानी हैं। ये जापानी गणितीय अनुसंधान के लिए एक मील का पत्थर है। और शांति के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान नोबेल शांति पुरस्कार 2025। ये पुरस्कार वेनेजुएला की मारिया कोना मशाडो को दिया गया है। मारिया कोना मशाडो, वेनेजुएला से? जी, नोबेल समिति अक्सर उन व्यक्तियों या संगठनों को चुनती हैं जो लोकतंत्र और मानवाधिकारों के लिए संघर्ष करते हैं, खासकर चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में। सही। फोटोग्राफी में भी एक बड़ा पुरस्कार है, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2025। जी हाँ, और इसका ग्रैंड टाइटल मतलब समग्र पुरस्कार दक्षिण अफ्रीका के विम वॉन्डेन हेवर ने जीता है। विम वॉन्डेन हेवर? हाँ, उनकी तस्वीर का शीर्षक है घोस्ट टाउन विजिटर। इसमें नामीबिया के एक वीरान हो चुके हीरे के खान क्षेत्र में रात के अंधेरे में
एक दुर्लभ भूरा हाइना, ब्राउन हाइना दिखाया गया है। ओह, दिलचस्प। ये तस्वीर न केवल तकनीकी रूप से उत्कृष्ट है, बल्कि वन्यजीवों के बदलते परिवेश और उनके अस्तित्व के संघर्ष को भी दर्शाती है। ये पुरस्कार लंदन का नेचुरल हिस्ट्री म्यूजियम देता है। बहुत बढ़िया। चलिए अब कुछ सूचकांकों और रिपोर्टों पर नजर डालते हैं। ये आंकड़े अक्सर बताते हैं कि देश किस दिशा में जा रहा है। हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2025 की तीसरी तिमाही की रिपोर्ट आई है। हाँ, इस तिमाही मतलब Q3 में भारत 85वें स्थान पर है। दिलचस्प यह है कि Q1 में भी भारत 85वें पर ही था, लेकिन Q2 में सुधरकर 77वें पर आ गया था और अब फिर 85वें पर। अच्छा, ये उतार चढ़ाव क्यों? ये कई फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जैसे वीजा नीतियों में बदलाव वगैरह। ये सूचकांक बताता है कि किसी देश का पासपोर्ट कितना शक्तिशाली है, यानी उसके धारक कितने देशों में बिना वीजा के जा सकते हैं। और भारतीय पासपोर्ट से कितने देशों में? फिलहाल 57 देशों में वीजा मुक्त प्रवेश मिलता है। टॉप पर सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और जापान बने हुए हैं। एक और शायद थोड़ा चिंताजनक सूचकांक है, वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। भारत की स्थिति इसमें कैसी है? हाँ, ये चिंता की बात है। 123 देशों में भारत 102वें स्थान पर है और इसे गंभीर यानी सीरियस श्रेणी में रखा गया है। 102वां स्थान? जी, भारत का स्कोर 25.8 है। इसमें 0 सबसे अच्छा होता है और 100 सबसे खराब। तो ये स्थिति मतलब लगातार चिंता का विषय बनी हुई है। ये पोषण, स्वास्थ्य सेवा और खाद्य सुरक्षा से जुड़ी नीतियों पर तत्काल ध्यान देने की जरूरत को दिखाता है। और ये रिपोर्ट कौन जारी करता है? ये रिपोर्ट कंसर्न वर्ल्ड वाइड और वेल्ट हंगर हिल्फे मिलकर जारी करते हैं। ठीक है। और व्यापार के मोर्चे पर सस्टेनेबल ट्रेड इंडेक्स 2025 में भारत की क्या रैंकिंग है? इस सूचकांक में 30 देशों को शामिल किया गया है और भारत 23वें स्थान पर है। ये इंडेक्स व्यापार के पर्यावरणीय, सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान में रखता है। अच्छा, भारत के महापंजीयक ने वाइटल स्टैटिस्टिक्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट 2023 भी जारी की है। इसमें क्या मुख्य बातें हैं? जी, इस रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत में करीब 2.52 करोड़ जन्म दर्ज किए गए। ये 2022 की तुलना में थोड़े कम है। अच्छा। और वहीं 86.6 लाख मौतें दर्ज हुई। ये आंकड़े देश की जनसांख्यिकी मतलब डेमोग्राफिक्स को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। इस रिपोर्ट में लिंगानुपात को लेकर क्या कहा गया है? ये हमेशा एक संवेदनशील मुद्दा रहा है भारत में। हाँ, बिल्कुल। रिपोर्ट बताती है कि जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात यानी प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या झारखंड, बिहार और तेलंगाना में दर्ज किया गया। ओह, ये चिंताजनक है। जी, वहीं सबसे अच्छा लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और गोवा में रहा। ये आंकड़े सामाजिक रुझानों और सरकारी पहलों के प्रभाव का आकलन करने में मदद करते हैं। सही। अब पर्यावरण, वन्यजीव और खनिज संपदा की ओर बढ़ते। भारत में पहली बार हाथियों की गिनती डीएनए तकनीक से हुई है। ये कैसे काम करता है और नतीजे क्या रहे? हाँ, ये वाकई एक कह सकते हैं उन्नत तरीका है। इसमें हाथियों के गोबर के नमूनों से डीएनए लिया जाता है। गोबर से डीएनए? जी हाँ, और उससे हर हाथी की एक विशिष्ट पहचान बनाई जाती है, यूनिक आईडी। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एक ही हाथी को दोबारा गिनने की गलती नहीं होती, जिससे आंकड़े ज्यादा सटीक, ज्यादा एक्यूरेट होते हैं। हाँ, ये तो बहुत लॉजिकल है। और ये रिपोर्ट भारतीय वन्यजीव संस्थान ने जारी की है। और संख्या कितनी आई है हाथियों की? गणना के अनुसार देश में कुल 22,446 हाथी हैं। 22,446? जी, और ये 2017 की पिछली गणना से लगभग 18% कम है। 18% कम? ये तो काफी गिरावट है। हाँ, ये गिरावट संरक्षण प्रयासों के सामने जो चुनौतियां हैं उनको दर्शाती हैं। सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक में है, 613, और दक्षिण भारत के 3 राज्यों कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल में ही देश के आधे से ज्यादा, करीब 53% से भी अधिक हाथी रहते हैं। हाथियों के अलावा हिम तेंदुओं पर भी ध्यान दिया गया है, स्नो लेपर्ड्स। जी, हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है जिसने स्नो लेपर्ड यानी हिम तेंदुओं की वैज्ञानिक गणना की है। पहला राज्य? हाँ जी, राज्य में कुल 83 हिम तेंदुए पाए गए और इनमें से ज्यादातर स्पीति घाटी के ठंडे रेगिस्तानी इलाके में है। ये इन मायावी मतलब इल्यूसिव प्राणियों के संरक्षण के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। बिल्कुल। खनिज क्षेत्र में भी एक बदलाव हुआ है। हाँ, लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर जो सीमेंट और स्टील उद्योग के लिए बहुत जरूरी है, हाँ, उसे अब मेजर मिनरल की श्रेणी में शामिल कर लिया गया है। इस बदलाव से इसके खनन और प्रबंधन से जुड़े नियम प्रभावित हो सकते हैं। अच्छा,
और खनिजों की बात चल ही रही है तो हमने शुरू में जिक्र किया था कि भारत और मंगोलिया के बीच हाल में कुछ दुर्लभ पृथ्वी खनिजों, रेयर अर्थ मिनरल्स, तांबे और कोयले जैसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण खनिजों पर भी सहयोग की बात हुई है। जी हाँ, इस पर हम आगे भारत मंगोलिया संबंधों पर बात करते हुए विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है। अब रक्षा और सैन्य अभ्यास के क्षेत्र की कुछ अहम खबरें लेते हैं। भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्र शक्ति 2025 अभ्यास हुआ। हाँ, ये दोनों देशों के बीच का द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है और इसका 5वां संस्करण हाल ही में विशाखापट्टनम में 14 से 17 अक्टूबर के बीच संपन्न हुआ। विशाखापट्टनम में? जी, भारत की ओर से स्वदेश निर्मित INS कवरती ने हिस्सा लिया। इस तरह के अभ्यास हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और सहयोग बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। बिल्कुल। एक और बेहद महत्वपूर्ण अभ्यास है इनरोकान, IN रॉकिन 2025। ये क्यों खास है? ये इसलिए खास है क्योंकि ये भारत और दक्षिण कोरिया के बीच पहला द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास है। पहला? अच्छा। हाँ जी। INRO का मतलब है इंडिया रिपब्लिक ऑफ कोरिया नेवी बायलैटरल एक्सरसाइज। समझ गया। ये दक्षिण कोरिया के बुसान बंदरगाह पर हुआ और भारत की ओर से INS सह्याद्री इसमें शामिल हुआ। पहला अभ्यास हमेशा रिश्तों में एक नए अध्याय की शुरुआत का संकेत होता है, खासकर रक्षा क्षेत्र में। सही कहा। और यहाँ ये बताना जरूरी है, जैसा आपने कहा, कि शक्ति नाम से मिलके जुलते कई अभ्यास हैं। कंफ्यूजन हो सकता है। हाँ, ये अक्सर होता है। जैसे सिर्फ शक्ति अभ्यास वो भारत फ्रांस के बीच होता है, फिर हरिमाऊ शक्ति वो भारत मलेशिया के साथ, और मित्र शक्ति वो भारत श्रीलंका के साथ। शक्ति, हरिमाऊ शक्ति, मित्र शक्ति, ये स्पष्टीकरण वाकई उपयोगी है। जी। इतने सारे अभ्यासों के बीच फर्क करना जरूरी है। क्या कुछ और प्रमुख अभ्यासों का जिक्र करना चाहेंगे जो भारत दूसरे देशों के साथ करता है? हाँ बिल्कुल। कुछ प्रमुख अभ्यास हैं, जैसे अमेरिका के साथ टाइगर ट्रायम्फ युद्ध अभ्यास और वज्र प्रहार, जापान के साथ धर्मा गार्डियन और जिमेक्स, उज्बेकिस्तान के साथ दस्तलिक, मंगोलिया के साथ भी तो है एक। हाँ, मंगोलिया के साथ नोमैडिक एलिफेंट। ये अभ्यास अलग अलग देशों के साथ भारत के बढ़ते रक्षा सहयोग और सैन्य अंतर संचालनीयता, मतलब इंटरऑपरेबिलिटी को दर्शाते हैं। ठीक है। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और पर्यावरण के प्रति सजगता का भी संगम दिख रहा है। DRDO और SCI के बीच एक समझौता हुआ है। जी। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO ने अपनी विभिन्न प्रयोगशालाओं में 300 मेगावाट क्षमता के सौर ऊर्जा प्रोजेक्ट लगाने के लिए सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया SCI के साथ हाथ मिलाया है। 300 मेगावाट? जी। SCI, जो खुद एक नवरत्न PSU है, इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट को लागू करने में मदद करेगा। इसका लक्ष्य दोहरा है, एक तो कार्बन उत्सर्जन कम करना, और दूसरा भारत का जो 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य है उसमें योगदान देना। ये तो बहुत अच्छी पहल है। चलिए अब खेल जगत का रुख करते हैं। सीनियर महिला राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप का नतीजा क्या रहा? इस चैंपियनशिप को राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी भी कहते हैं। इसका खिताब एक बार फिर मणिपुर ने जीता है। मणिपुर? उनका तो दबदबा है महिला फुटबॉल में। बिल्कुल। फाइनल में उन्होंने पश्चिम बंगाल को 1-0 से हराया और ये मणिपुर का रिकॉर्ड 23वां खिताब है। ये भारतीय महिला फुटबॉल में उनके वर्चस्व को दिखाता है। 23वां खिताब, कमाल है। फुटबॉल में ही एक और रिकॉर्ड बना है और ये विश्व स्तर पर है। हाँ, अर्जेंटीना के सुपरस्टार लियोनेल मेसी वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सबसे ज्यादा असिस्ट देने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। असिस्ट मतलब गोल करने में मदद करने वाला पास। हाँ, पता है। उन्होंने 60 असिस्ट के साथ ब्राजील के नेमार जूनियर, जिनके 59 असिस्ट थे, उनको पीछे छोड़ दिया है। 60 असिस्ट, मेसी के नाम एक और रिकॉर्ड। जी, ये उनकी खेल बनाने की अद्भुत क्षमता का प्रमाण है। बॉक्सिंग के दीवानों के लिए क्या खबर है? पहली बार आयोजित हो रहा है वर्ल्ड बॉक्सिंग कप 2025। इसका फाइनल मुकाबला नई दिल्ली में 15 से 22 नवंबर तक होगा। ये भारत के लिए एक बड़ा आयोजन है। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल दिल्ली में? अच्छा। जी, इससे पहले 2 चरण ब्राजील और कजाकिस्तान में हो चुके हैं। और पानी के खेलों में एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप भारत में हुई? जी हाँ, 11वीं एशियाई एक्वाटिक्स चैंपियनशिप पहली बार भारत में अहमदाबाद में आयोजित हुई। अहमदाबाद में? हाँ, तैराकी, डाइविंग जैसे खेलों के इस महाकुंभ में चीन पदक तालिका में टॉप पर रहा। भारत ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, 4 रजत और 9 कांस्य, कुल 13 पदक जीते और 11वें स्थान पर रहा। 13 पदक, ठीक है। भारत में ऐसे बड़े आयोजनों का होना
खेल के बुनियादी ढांचे और प्रतिभाओं के लिए अच्छा संकेत है। बिल्कुल। क्रिकेट की बात करें तो घरेलू सत्र की प्रतिष्ठित दिलीप ट्रॉफी किसने जीती? दिलीप ट्रॉफी 2025 का खिताब सेंट्रल जोन ने जीता है। फाइनल में उन्होंने साउथ जोन को हराया। सेंट्रल जोन विजेता, ठीक है, युवा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। इसका अगला संस्करण कहाँ होगा? 5वें खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 की मेजबानी राजस्थान करेगा। राजस्थान? अच्छा। जी। ये खेल 24 नवंबर से 5 दिसंबर तक राजस्थान के 7 शहरों में आयोजित होंगे। इनमें 5000 से ज्यादा एथलीट 23 विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाएंगे। पिछला वाला तो नॉर्थ ईस्ट में हुआ था ना? हाँ, पिछला संस्करण पूर्वोत्तर के 7 राज्यों में हुआ था। ये गेम्स जमीनी स्तर पर प्रतिभाओं को खोजने और उन्हें निखारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बहुत जरूरी है ये। और अब एक असाधारण उपलब्धि पर्वतारोहण से आंध्र प्रदेश के भारत थम नैनी ने एक रिकॉर्ड बनाया है। ये सचमुच अद्भुत है। भारत थम नैनी दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची 9 पर्वत चोटियों पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। 9 चोटियां? हाँ। पहले भारतीय? जी हाँ। उन्होंने ये कीर्तिमान छठी सबसे ऊंची चोटी छोओयू, जो 8101 मीटर ऊंची है और चीन नेपाल सीमा पर है, उसे फतह करके हासिल किया। छोओयू। पर एक मिनट, दुनिया में तो 14 ऐसी चोटियां हैं 8000 मीटर से ऊंची, फिर ये 9 का रिकॉर्ड कैसे? हाँ, आप सही कह रही हैं। दुनिया में कुल 14 चोटियां हैं 8000 मीटर से ऊंची, जिन्हें 8000ers कहते हैं। लेकिन इनमें से 5 पाकिस्तान नियंत्रित क्षेत्र या पाकिस्तान चीन सीमा पर स्थित हैं। अच्छा। तो उन पर चढ़ाई के लिए भारतीयों को अनुमति मिलना या जाना मुश्किल होता है। इसलिए भारतीय पर्वतारोहियों के लिए इन 9 चोटियों पर चढ़ना ही एक तरह से ग्रैंड स्लैम माना जाता है। नैनी की उपलब्धि भारतीय पर्वतारोहण के लिए एक गौरव का क्षण है। ये तो वाकई प्रेरणादायक है, बहुत बड़ी उपलब्धि। चलिए अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों, कुछ नई पहलों और कानूनों पर नजर डालते हैं। भारत और मंगोलिया के रिश्ते इन दिनों काफी चर्चा में हैं। जी हाँ, दोनों देशों ने अपने राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ मनाई है और इस मौके पर एक संयुक्त डाक टिकट भी जारी किया गया है। अच्छा, डाक टिकट? जी, जिसके एक तरफ रामायण का दृश्य है और दूसरी तरफ मंगोलिया का पारंपरिक लोक नृत्य बी लगे दर्शाया गया है। ये सांस्कृतिक जुड़ाव का प्रतीक है। रामायण और बी लगे, दिलचस्प कॉम्बिनेशन। इन दोनों देशों के बीच का रिश्ता ऐतिहासिक रूप से कैसा रहा है? बहुत गहरा और अनोखा। मंगोलिया में बौद्ध धर्म प्रमुख है और वो भारत को अपनी आध्यात्मिक मातृभूमि, मतलब स्पिरिचुअल मदरलैंड मानते हैं। आध्यात्मिक मातृभूमि? जी। कई लोग मंगोलिया को भारत का आध्यात्मिक पड़ोसी भी कहते हैं और भारत उन पहले गैर सोवियत ब्लॉक देशों में से था जिसने 1955 में मंगोलिया को मान्यता दी थी। अच्छा, 1955 में ही? जी। और हाल के दिनों में इस रिश्ते को कैसे मजबूती मिली है? क्या नए कदम उठाए गए हैं? कई स्तरों पर काम हुआ है। जैसे भारत ने मंगोलियाई नागरिकों के लिए ई-वीजा सुविधा शुरू की है, सांस्कृतिक दूतों का आदान प्रदान बढ़ाया जा रहा है, भारत के नालंदा और मंगोलिया के प्रसिद्ध गंडन मठ के बीच अकादमिक और आध्यात्मिक संबंध गहरे किए जा रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण, भारत $1.7 बिलियन के ऋण से मंगोलिया में एक तेल रिफाइनरी विकसित कर रहा है। वाओ! $1.7 बिलियन। जी। ये भारत की अब तक की सबसे बड़ी विदेशी विकास परियोजना है। वाह! इसके अलावा मंगोलियाई सैनिकों को भारतीय संस्थानों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, डिजिटल सहयोग में भारत मदद कर रहा है और जैसा हमने पहले जिक्र किया, दुर्लभ पृथ्वी खनिजों, तांबे और कोयले जैसे मिनरल्स के खनन में सहयोग की बात है। और वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल वाला पॉइंट? हाँ, मंगोलिया संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का भी पुरजोर समर्थन करता है। ये तो काफी मजबूत और बहुआयामी रिश्ता लग रहा है। मंगोलिया की भौगोलिक स्थिति भी इसे रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बनाती है ना? बिल्कुल। मंगोलिया 2 विशाल पड़ोसियों रूस और चीन के बीच स्थित एक भू-आबद्ध लैंडलॉक्ड देश है। लैंडलॉक्ड? जी। तो भारत के साथ उसके मजबूत संबंध इस क्षेत्र में एक संतुलनकारी भूमिका निभा सकते हैं। वैसे जानकारी के लिए, दुनिया का सबसे बड़ा भू-आबद्ध देश कजाकिस्तान है। अच्छा, कजाकिस्तान। अब मध्य पूर्व से गाजा युद्ध को लेकर क्या खबर है? क्या कोई प्रगति हुई है? देखिए, अक्टूबर 2025 की शुरुआत में, शायद 13 अक्टूबर को, अमेरिका और मध्य पूर्व के कई नेताओं ने मिस्र के शर्म अल शेख में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए थे। इसका उद्देश्य गाजा में चल रहे युद्ध को समाप्त करना था। अच्छा, एक घोषणा पत्र। जी।
अब देखना होगा कि इस घोषणा का जमीनी हकीकत पर कितना असर पड़ता है। ये स्थितियां बहुत जटिल होती हैं। सही कहा। भारत में राज्यों की अपनी पहलें भी चल रही हैं। महाराष्ट्र ने बांस उद्योग के लिए एक नीति बनाई है। हाँ, महाराष्ट्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नई बांस उद्योग नीति शुरू की है। 500 करोड़? जी, इसका लक्ष्य अगले 5 वर्षों में 15 बांस क्लस्टर स्थापित करना है, खासकर अमरावती और भंडारा जैसे क्षेत्रों में, और इससे लगभग 5 लाख रोजगार पैदा करने का लक्ष्य है। 5 लाख रोजगार? ये तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण दोनों के लिए अच्छा हो सकता है। बिल्कुल। और केरल से एक बहुत ही दिलचस्प कानून की पहल हुई है, राइट टू डिस्कनेक्ट। हाँ, ये काफी चर्चा में है। केरल ये विधेयक लाने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। पहला राज्य। जी। अगर ये कानून बन जाता है तो कर्मचारियों को यह अधिकार मिलेगा कि वे अपने काम के घंटों के बाद, मतलब ऑफिस आवर्स के बाद, ऑफिस के फोन कॉल्स या ईमेल का जवाब देने के लिए बाध्य न हो। अच्छा, मतलब काम के बाद कोई डिस्टर्बेंस नहीं। हाँ, कुछ वैसा ही। ये वर्क लाइफ बैलेंस और मानसिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ये तो बहुत जरूरी है आज के समय में। हवाई यात्रा को लेकर भी एक नई पहल शुरू हुई है। जी। नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू किलजरापू ने फेयर से फुर्सत नाम की पहल शुरू की है। फेयर से फुर्सत, अच्छा नाम है। हाँ, इसका मकसद है क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना यानी उड़ान स्कीम, उसके तहत आम लोगों के लिए हवाई यात्रा को और ज्यादा किफायती और सस्ता बनाना है। तकनीक का इस्तेमाल प्रशासन को बेहतर बनाने में भी हो रहा है। ट्रैफिक फाइन को लेके कुछ हुआ है? बिल्कुल। इसका एक उदाहरण हरियाणा के गुरुग्राम में देखने को मिला। वहां ट्रैफिक जुर्माना भरने के लिए भारत का पहला क्यूआर कोड आधारित कियोस्क लॉन्च किया गया है। क्यूआर कोड से ट्रैफिक फाइन? जी। इससे भुगतान प्रक्रिया आसान और तेज होने की उम्मीद है। लाइन में लगने की जरूरत कम होगी। हाँ, ये तो बहुत सुविधाजनक होगा। और भारत में टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके एक बहुत बड़ी खबर है, गूगल से जुड़ी हुई। हाँ, ये काफी महत्वपूर्ण है। गूगल ने घोषणा की है कि वह अमेरिका के बाद दुनिया का अपना दूसरा सबसे बड़ा एआई डेटा हब भारत के विशाखापट्टनम में स्थापित करेगा। विशाखापट्टनम में? जी, दूसरा सबसे बड़ा एआई हब। जी, ये भारत को एआई और डेटा साइंस के क्षेत्र में एक प्रमुख वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे निवेश और रोजगार दोनों को बढ़ावा मिलेगा। बिल्कुल। वैश्विक स्वास्थ्य पर भी एक महत्वपूर्ण सम्मेलन हुआ, वर्ल्ड हेल्थ समिट। जी, विश्व स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन 2025 बर्लिन, जर्मनी में आयोजित हुआ। इस साल की थीम थी विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। विखंडित विश्व में स्वास्थ्य की जिम्मेदारी लेना। ये थीम आज की दुनिया की चुनौतियों जैसे कि महामारी, संघर्ष और असमानता, इनके बीच स्वास्थ्य सेवाओं को बनाए रखने और सुधारने की जरूरत पर जोर देती है। सही है। अब अंत में कुछ हालिया प्रकाशित पुस्तकों पर एक नजर डाल लेते हैं। कोई खास किताब आई है? जी, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस जनरल अनिल चौहान की किताब आई है, रेडी, रेलेवेंट एंड रिसर्जेंट, अ ब्लूप्रिंट फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियाज मिलिट्री। सीडीएस की किताब? हाँ, और इसका विमोचन रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किया। ये किताब भारत की सैन्य रणनीति और आधुनिकीकरण पर सीडीएस के विचारों को समझने के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। जरूर। और अमेरिका से भी एक हाई प्रोफाइल किताब आई है। हाँ, अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस का संस्मरण 107 डेज भी हाल ही में प्रकाशित हुआ है। 107 डेज? जी, इसमें उनके राजनीतिक सफर और अनुभवों का जिक्र होने की उम्मीद है। और जानी मानी लेखिका अरुंधति रॉय की भी नई किताब आई है। जी, उनकी नई पुस्तक का नाम है मदर मैरी कम्स टू मी। अरुंधति रॉय अपनी विशिष्ट शैली और सामाजिक राजनीतिक मुद्दों पर बेबाक लेखन के लिए जानी जाती हैं। मदर मैरी कम्स टू मी, ठीक है। चलिए अब जाते जाते कुछ महत्वपूर्ण दिवसों को याद कर लेते हैं जिन्हें हाल ही में मनाया गया। बहुत सारे दिन होते हैं, शायद कुछ प्रमुख का जिक्र काफी होगा। हाँ, बिल्कुल। जैसे 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस मनाया गया। 2025 की थीम थी सामाजिक और संस्थागत दुर्व्यवहार समाप्त करना। ये दिन गरीबी के विभिन्न आयामों और उसे खत्म करने की वैश्विक प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करता है। 16 अक्टूबर भी महत्वपूर्ण था? हाँ, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया गया। ये खाद्य सुरक्षा और पोषण के महत्व को रेखांकित करता है। और इसी दिन विश्व स्पाइन दिवस भी था, जो रीढ़ की हड्डी के स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता बढ़ाता है। और 15 अक्टूबर? 15 अक्टूबर को 2 खास दिन थे। एक तो विश्व छात्र दिवस, जो भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जन्मदिन पर उन्हें श्रद्धांजलि है। हाँ, कलाम साहब का जन्मदिन। जी। और दूसरा था
ग्रामीण महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, जो ग्रामीण विकास में महिलाओं के योगदान को मान्यता देता है। और शायद एक और 11 अक्टूबर। हाँ, 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया गया। ये दिन बालिकाओं के अधिकारों और दुनिया भर में उनके सामने आने वाली अनूठी चुनौतियों पर ध्यान आकर्षित करता है। बिल्कुल। तो ये थी हमारी आज की चर्चा, जिसमें हमने कई अलग-अलग क्षेत्रों की महत्वपूर्ण घटनाओं और रुझानों को समझने की कोशिश की। हाँ, नियुक्तियों से लेकर सूचकांकों तक, रक्षा सहयोग से लेकर पर्यावरण संरक्षण तक और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से लेकर नई तकनीकों तक, ये स्पष्ट है कि बदलाव बहुत तेजी से हो रहा है। हर तरफ कुछ ना कुछ नया हो रहा है। बिल्कुल। और इन सभी घटनाक्रमों को एक साथ देखें तो एक बड़ा सवाल मन में आता है, जैसे चाहे वो तकनीक का इतनी तेजी से विकास हो, या बदलती हुई वैश्विक कूटनीति हो, या फिर पर्यावरण की जो चुनौतियां हैं, इन बदलावों की गति और उनके गहरे निहितार्थों को हम व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कैसे समझें और उनके साथ तालमेल कैसे बिठाएं? ये बहुत अहम सवाल है। या फिर ये सोचें कि जिस तरह भारत मंगोलिया जैसे देशों के साथ अपने ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंधों को एक नई स्ट्रेटेजिक ऊर्जा दे रहा है, क्या ये दुनिया के मंच पर भारत की भूमिका के एक नए, शायद अधिक आत्मविश्वास से भरे अध्याय का संकेत है? ये भी सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इन्हीं सवालों के साथ हम आज की ये गहन पड़ताल यहीं समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये जानकारी आपके लिए उपयोगी और विचारोत्तेजक रही होगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। सकारात्मक रहें और सीखते रहें। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों और विश्लेषण के साथ। नमस्कार। नमस्कार।